खबरों की उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करवा दें। हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है, जहां डीएसपी रैंक के 90 अधिकारियों का तलब किया गया है। वहीं हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रदेश सरकार ने पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां डीएसपी रैंक के 90 अधिकारियों का तबादला हुआ है। इस वक्त बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं, जहां आपको बता दें पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है, जहां डीएसपी रैंक के 90 अधिकारियों का फेरबदल हुआ है, जहां तबादला किया गया है। बता दें आपको हरियाणा पुलिस अधिकारियों का 90 अधिकारियों का तबादला हुआ है यहां पर प्रदेश सरकार ने। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां डीएसपी रैंक के 90 अधिकारियों का तबादला हुआ है। डीएसपी रैंक के 90 अधिकारियों का तबादला हुआ है। प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं एचपीएससी के तबादले। यहां पर हरियाणा पुलिस प्रशासन में बड़ा फेरबदल हुआ है। इस बीच बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पंजाब चुनाव में आम आदमी पार्टी की भारी भरकम जीत के बाद अब 16 मार्च को पंजाब में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा। भगवंत मान पंजाब के अगले सीएम होंगे, जो 16 मार्च को सीएम पद की शपथ लेंगे, जबकि 13 मार्च को भगवंत मान अमृतसर में रोड शो कर जनता को धन्यवाद देंगे। वहीं आज भगवंत मान दिल्ली पहुंचे थे, जहां उन्होंने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की और केजरीवाल के पैर छूकर भगवंत मान ने आशीर्वाद लिया। इस दौरान बता दें आपको कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी वहां मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने भी भगवंत मान को पंजाब चुनाव में बम्पर जीत की बधाई दी। मनीष सिसोदिया ने बधाई दी। आपको बता दें भगवंत मान सिंह को मनीष सिसोदिया ने बधाई दी, जहां आपको बता दें कि भगवंत मान सिंह एक बार फिर से सीएम बनने जा रहे हैं, जिसके बाद उन्होंने दिल्ली दौरा किया, जहां उन्होंने सीएम केजरीवाल का पैर छूकर उन्होंने आशीर्वाद लिया। साथ ही उन्होंने मनीष सिसोदिया से भी मुलाकात की, जहां पर मनीष सिसोदिया ने उन्हें बधाई दी। 16 मार्च को बता दें आपको कि भगवंत मान का शपथ ग्रहण होगा, जहां उससे पहले 13 मार्च को भगवंत मान रोड शो करेंगे। 4 तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर की हम बात कर ले, भगवंत मान ने मत्था टेका, तो वही दूसरी तस्वीर समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह से भगवंत मान के एक बार कल की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से भगवंत मान सिंह सत्ता में आने के बाद दर्शकों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वही तीसरी तस्वीर की बात करें तो ये तीसरी तस्वीर ढोल नगाड़ों के साथ काफी उत्साह के साथ समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वही चौथी तस्वीर, आखिरी तस्वीर की हम बात करें, जहां भगवंत मान का घर सजा हुआ है। पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। बता दें आपको ये 4 तस्वीर लगातार हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां समर्थकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब में आपकी बल्ले बल्ले होती हुई नजर आ रही है। भगवंत मान ने पहले मत्था टेका, जिसके बाद समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें आपको कि पंजाब में समर्थकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ समर्थक जश्न करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की है कि गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में 3 अप्रैल 2022 को पानीपत में एक राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया जाएगा। इस पर 2 दिवसीय कार्यक्रम में पानीपत में दरबार साहिब की प्रतिकृति की भी स्थापना की जाएगी। वहीं इसमें हरियाणा और पंजाब के सिख श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में भाग लेने की उम्मीद है। वहीं समारोह का उद्देश्य गुरु तेग बहादुर जी के सामाजिक सद्भाव और भाईचारे के संदेश को प्रचारित करना है।
ये जो एक बैठक ही कहेंगे, इस समिति की एक बैठक इस रूप में बुलाई गई है कि श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वां जो प्रकाशोत्सव चल रहा है, जो इसके कार्यक्रम वास्तव में तो मार्च 2021 में ही देश भर में कुछ स्थानों पर शुरू किए गए थे। हमको भी उस समय शुरू करना चाहिए था, लेकिन हम जानते हैं कि कोविड के कारण से प्राय सभी कार्यक्रम स्थगित किए गए, पोस्टपोन किए गए। अब चूंकि इस वर्ष के जो कार्यक्रम हैं ये समाप्ति की ओर हैं, तो विचार किया गया कि हम प्रारंभ में भले ही इस वर्ष के कार्यक्रम नहीं कर पाए, लेकिन अब जो ये समय है 1-1.5 महीने का, इसमें उनकी यादगार में उनको श्रद्धांजलि देते हुए उनके सम्मान में ये जो 400वां प्रकाशोत्सव का जो पर्व है, इसको हम जरूर मनाएं। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ का बयान सामने आया है, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पीएम के 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस घोषित करने पर लोगों ने धन्यवाद के रूप में 13,000 से अधिक पत्र लिखा है, जिन्हें पीएम को भिजवाने का कार्य भी किया जा रहा है। वहीं 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम पर ओपी धनखड़ ने कहा कि डबल इंजन पर लोगों ने भरोसा जताया है। मणिपुर, गोवा में भी सरकार बनने पर बीजेपी जनता की कृतज्ञ है। वहीं हिमाचल सह प्रभारी संजय टंडन ने भी कहा कि 4 राज्य के चुनाव में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चल रही थी, जनता ने उन्हीं को दोबारा मौका दिया है। हिमाचल के उपचुनाव में जो भी थे वो आई ओपनर थे। आम आदमी पार्टी की कोई वर्किंग हिमाचल में देखने को नहीं आई है। अगर वह हिमाचल में भी आते हैं तो देखते हैं। जब प्रधानमंत्री जी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, जो छोटे साहबजादे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह जी के बलिदान को याद करते हुए और उनकी शहादत पूरे देश के लिए मोटिवेटिंग है, उस बात को मैं कहूँगा कि रेखांकित करते हुए कि जिससे हर किसी को प्रेरणा मिल सकती है, ऐसे उन दोनों साहबजादों का जो बलिदान दिवस है उसको वीर बाल दिवस जब घोषित किया, तो यहाँ हमने कुछ साथियों ने जो है इस विषय पर दायित्व सौंपा था कि भाई नीचे जाकर इस विषय पर जो है आप सब लोगों को ये विषय पहुँचाएं, और उसी के ये विषय पहुँचने पर लोगों ने धन्यवाद के रूप में प्रधानमंत्री जी को चिट्ठियां लिखी हैं, पत्र लिखे हैं। चिट्ठियां जो पंजाब के शासन में पहले रहती थी, दोनों ही ऐसे रास्तों पर चली जिनको आप सुसाइडल प्रयास कह सकते हैं। जो अकाली दल का आधार रहता था वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उस सारी राजनीति के विरोध में रहता था जो कांग्रेस पार्टी या उसके नेता लोग करते थे, और वो उन्हीं के साथ आकर खड़े हो गए किसान आंदोलन की उस धारा में। कि पूरे दुनिया के अंदर पंजाबी समुदाय एक इस बात से आहत था कि जो साहबजादों की जो शहादत हुई उसको पंजाब में और देश के अंदर कभी ऐसा स्थान दिया नहीं गया था। उसका खास संज्ञान लेते हुए 26 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस की घोषणा करी। और चुनाव में एक यूनिक चीज है जो कॉमन है। वो कॉमन ये है कि ये चारों राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये चारों राज्यों के अंदर एक तरह से डबल इंजन की सरकार चल रही थी। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो नेतृत्व में, और चारों राज्यों में हमारे कार्यकर्ता उसके अंदर मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहे थे, और जनता ने उन्हीं को दोबारा से मौका दिया है। हिमाचल के अंदर कोई उनकी कहीं पे कोई वर्किंग अभी तक कोई दिखने को नहीं आई और ना ही कोई विजिबल है। और जो हिमाचली जो जनता है उन्होंने मुख्य रूप के ऊपर बीजेपी या कांग्रेस, ये दो मुख्य पार्टियों को ही देखा है, और आज तक कहीं पर ऐसा कोई आया नहीं। कल को वो आते हैं तो देखते हैं उनको भी।
देश के 4 बड़े राज्यों में बीजेपी के विजय होने पर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह विकास, सुरक्षा और विश्वास की जीत है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में बीजेपी ने जनता के लिए कार्य किया है, साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में जो हो रहा है, शाम के समय वहां से कोई निकल नहीं सकता था। लगातार विकास के कार्य किए गए, इसीलिए लोगों ने दोबारा फिर से एक बार बीजेपी सरकार को ही चुना है। रामजतन जी जो लैंड मॉर्गन के डायरेक्टर बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। वैसे तो ये 3 ही कैंडिडेट थे और 3 ही वोटर थे और 3 ही कैंडिडेट थे, सबके सब ने। लेकिन उसके बाद पर्चियां डाली, ये भाग्यशाली है कि पर्ची निकली और ये डायरेक्टर बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और निश्चित तौर से अच्छा काम करेंगे। देखिए, जनता ने जब उसके प्रति विश्वास व्यक्त किया तो अभी देखना उसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं अभी कुछ नहीं उसके बारे में कहना चाहता, क्योंकि जनता का मैंडेट है और मैं समझता हूँ प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को उस हिसाब से ही काम करना पड़ेगा जिस प्रकार से जनता चाहती है, उसके अनुरूप काम करना पड़ेगा। तो आने वाला वक्त बताएगा कैसे काम करते हैं। 5 राज्यों के चुनाव में से 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने जा रही है, तो वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के सामने अपना दम खत्म कर दिया। इन्हीं मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल में कोई जनाधार नहीं है। हिमाचल में एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार बनेगी। 5 राज्यों के चुनावों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, बहुत भारी जीत जो है वो 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी को देखने को मिली है? भारतीय जनता पार्टी के मॉडल को जनता ने सराहा है। मेरा मानना है कि जैसे डबल इंजन की सरकार को निचले स्तर के ऊपर लोगों ने देखा, ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर कभी भी कोई सरकार रिपीट नहीं हुई थी। अब गोवा के अंदर तीसरी बार हमने सरकार बनाई है। रेपिटिशन भारतीय जनता पार्टी के मॉडल में देखी गई है। और सबसे बड़ा जो नुकसान है इस चुनाव का, कांग्रेस पार्टी जो है वो टोटली एक जो है वो कमरे की पार्टी बनती जा रही है और शायद उनका अब ये जो 2 राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान के अंदर ही वो सीमित हो गए हैं। और पंजाब के अंदर जो कांग्रेस ने अपना यहाँ पर जो अपनी जो सर्कस दिखाई थी, उसका भी इफेक्ट लोगों ने उनको अच्छे तरीके से दिया है। और उसके साथ ही साथ एक जनता ने जिस व्यक्ति ने सही काम किया है उसको वापस भी लाए हैं, जिसने ठीक काम नहीं किया है उसकी छुट्टी भी करी है। और मेरा मानना है कि जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार काम कर रही है और ये 4 राज्यों में भी उसका इफेक्ट मिला। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जो कार्य किया, लोगों ने उसको सराहा है और एक प्रचंड बहुमत के साथ आगे बढ़ते हुए जो गोवा और मणिपुर के अंदर तो हम ज्यादा नंबर्स के साथ भी आगे आए हैं। और आने वाले समय में मेरी को उम्मीद ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे। आने वाले ये समय की 2024 की आज उसका प्लेटफॉर्म उसका भी बन गया। सर, किस तरीके से देखते हैं, अगर हम चुनावों की बात करें, खास तौर पर जिस तरीके से जो दिग्गज नेता थे, अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की बात करें या फिर बाकी नेताओं की बात करें, नवजोत सिंह सिद्धू की बात करें, चरणजीत सिंह चन्नी की बात करें, वो अपनी सीटें, खुद की सीटें बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको देखता हूं कि जो है इसमें पंजाब के चुनाव में खास तौर के ऊपर व्यक्ति विशेष का चुनाव रहा ही नहीं है जी। और कौन सामने खड़ा है, आधे लोगों को ये भी नहीं मालूम कि भाई वहां पे खड़ा कौन है। तो लोगों ने उस दृष्टि से चुनाव पंजाब का देखा है। ये एक डिफरेंट तरह का जैसे चुनाव होता है। लोग जैसे दुखी आए हुए थे कांग्रेस के से, लोग दुखी आए हुए थे अकाली दल से,
तो उनको जो तीसरा अल्टरनेटिव सामने दिखा तो उन्होंने बटन दबा दिया। सर, अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी दो ही विकल्प हैं, एक बीजेपी है, एक कांग्रेस है, लेकिन अब तीसरा विकल्प, जिस तरीके से आपने पंजाब की बात करी, कांग्रेसियों की बात करी, अकालियों की बात करी, हिमाचल में भी बीजेपी है और दूसरी तरफ कांग्रेस है। तीसरा विकल्प जो है वो अब आम आदमी पार्टी जो है इस बार चुनावों में लड़ने जा रही है, किस तरीके से? देखिए, अभी तक मेरे को हिमाचल के अंदर हर क्षेत्र में जाने का मौका मिला है। मुझे कहीं पर भी कोई आम आदमी पार्टी का कोई वर्किंग या उनके बारे में कोई ऐसा कहीं पर भी, ना मीडिया के अंदर भी कहीं पर भी उनकी विजिबिलिटी नहीं है। हाउएवर आई फील के जो हिमाचल की टोपोग्राफी, हिमाचल का जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, हिमाचल का जो व्यवहारिकता है, वो उत्तराखंड से ज्यादा मेल खाती है, पंजाब से कम मेल खाती है। बात करें अगर हिमाचल की, तो हिमाचल के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस के बीच में जो उठापटक है, कुछ हद तक वैसी ही उठापटक जो है बीजेपी में भी देखने को मिलती है। हिमाचल बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरीके से प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की बात करें, जयराम ठाकुर की बात करें, अनुराग ठाकुर की बात करें, तीन जो मुख्य नेता हैं वो अलग अलग तरीके से जो है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। कई मर्तबा जो है मंच से ही संबोधन के दौरान जो है जयराम ठाकुर और अनुराग ठाकुर के बीच में जो है मतभेद सामने निकल कर भी सामने आए। देखिए, मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि हम लोग लगभग हर विषय के ऊपर हम ये दोनों तीनों जो बड़े नेता हैं उनके साथ बैठ के बात करने के उपरांत ही कोई जो है निर्णय किए जाते हैं। किसी भी विषय के ऊपर आप देखेंगे पार्टी की धारणा के ऊपर ही सब लोग काम कर रहे हैं। कहीं पे कोई आपके ध्यान में कोई ऐसा विषय आता है तो आप मुझे जरूर बताइए। सर, एक अंतिम सवाल की किस तरीके से जो है कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से मोटिवेट किया जाएगा? चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, लगभग जो है चुनाव अब रण जो है बिल्कुल बजने ही वाला। किस तरीके से क्या कुछ संबोधन रहेगा, कि मैसेज रहेगा हिमाचलियों के लिए, खासतौर पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए? हमारा प्लान ऑफ एक्शन ऑलरेडी चॉक आउट हो चुका है। हमारा जो है अभी पार्लियामेंट बेसिस के ऊपर हमारी जो सम्मेलन है वो 21 तारीख से हमारे वो सम्मेलन शुरू हो रहे हैं। शिमला की जो कॉरपोरेशन का चुनाव मई जून के अंदर उसका चुनाव होना है। हमारी जो टीम है वो गियर अप हो गई है, उसके लिए भी हम वर्किंग वो करके आए हैं ऑलरेडी। 10 दिन पहले मैं भी वहां पर 2-3 दिन के लिए रुका और सबसे बातचीत भी करी है। और मेरा ये मानना है कि ये चारों जो विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट ने जो हमारे कार्यकर्ता को हिमाचल के अंदर खासकर उनको भी एक नई ताकत दी है, और वो जो डबल इंजन है उसको जनता ने सराहा है, तो कार्यकर्ता भी उसके साथ जुड़ के मेरी सरकार फिर से बननी जा रही है, तो कार्यकर्ता का भी एक हिम्मत और भी डबल हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हिमाचल बीजेपी के सह प्रभारी संजय टंडन, जिन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि लोगों ने जो है वो डबल इंजन की सरकार पर भरोसा जताया है, और साथ ही साथ बीजेपी द्वारा जो पॉलिसीज जनता के हित में जो लेकर आई गई थी उनको जनता ने सराहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हिमाचल के अंदर भी इस बार एक बार फिर से जो है बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। फरीदाबाद में लगने वाले सूरज कुंड मेले की तैयारियों को लेकर हरियाणा के मुख्य सचिव संजीव कौशल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अधिकारियों की बैठक ली। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि समय पर सभी तैयारियां पूरी कर ले, ताकि मेले में आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी न उठानी पड़े। उन्होंने कहा कि प्रतिभागियों और आगंतुकों के साथ बेहतर इंटरफेस के लिए सूरजकुंड मेला मैदान में सार्वजनिक सुविधाओं को मजबूत किया जाए। मेले के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी तैनात किए जाएं। इस बार 35वां सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला 2022 में उज्बेकिस्तान फॉरेन पार्टनर और जम्मू और कश्मीर थीम राज्य के रूप में भाग लेगा। मेले में भागीदारी करने के लिए अभी तक 30 देशों ने सहमति दे दी है। बता दें आपको कि फरीदाबाद में सूरजकुंड मेले की तैयारियां जोरों पर है। तैयारियों को लेकर अधिकारियों ने चर्चा की, जहां आपको बता दें कि उज्बेकिस्तान फॉरेन पार्टनर भी इस बार मेले में शामिल होंगे। हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने यमुनानगर मुकुंद दल सिविल अस्पताल के साथ वन स्टॉप
स्टेयर फॉर वुमेन सखी का निरीक्षण किया और साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को महिलाओं के कल्याण में चलाई जा रही योजनाओं को सही ढंग से लागू करने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने महिला मरीजों से बातचीत की और उनका हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी दी। फिर उसके थ्रू थोड़ा बहुत पता लगा, क्लू लिया। आज यमुनानगर का दौरा महिला आयोग के चेयरपर्सन के नाते यहाँ के सिविल हॉस्पिटल का था और साथ साथ वन स्टॉप सेंटर का था। दोनों बहुत इम्पोर्टेंट जगहें हैं जहाँ से महिलाएं कंसर्न्ड हैं। जैसे सिविल हॉस्पिटल में हम ये देखते हैं कि महिला वार्ड में उनको क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या कमी है, वहाँ के पेशेंट्स सेटिस्फाई हैं नहीं हैं, महिलाओं को क्या वहाँ पर भोजन दिया जा रहा है, किस तरह का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। और वन स्टॉप सेंटर में हम ये देखते हैं कि कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई उनसे, या जो भी महिलाएं आई हैं उनको उनके घर सुरक्षित पहुंचा दिया गया या नहीं, ये सारी बात हम देखते हैं। तो वो उस विजिट से हम यहाँ पर आए थे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।